अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे से मुतल्लिक़ बात हो रही है। हुकूमती ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामलात तय पा गए हैं। दौरे पाकिस्तान के आखिरी दिन IMF मिशन ने वज़ीर आज़म हाउस में वीडियो लिंक के जरिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने IMF के साथ तय पाने वाले मामलात की मंजूरी दे दी। IMF प्रोग्राम की बहाली के बाद अब मुल्क के दिवालिया होने का खतरा टल जाएगा, लेकिन माशी चैलेंजेस अभी भी बरकरार है, क्योंकि IMF की शराइत के तहत हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफा करना होगा। नए टैक्सेस लगाए जा सकते हैं जिससे महंगाई में मजीद इजाफा मुतवक्के है। पाकिस्तान को ज़र मबादला के ज़खायर बढ़ाने होंगे, क्योंकि इस वक्त मुल्क के ज़र मबादला के ज़खायर पहले ही बहुत कम हो चुके हैं। फरवरी के पहले हफ्ते में ज़र मबादला के ज़खायर $17 करोड़ मजीद कम होकर $2.9 अरब रह गए हैं। लेकिन IMF के साथ मुज़ाकरात तय पाने के बाद उम्मीद की जा रही है कि दोस्त ममालिक पाकिस्तान को कर्ज देंगे, जिसके बाद ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी की उम्मीद है। मगर ये सब मामलात इतने आसान नहीं हैं। हुकूमत को IMF को दी गई यकीन दहानियों पर अमल दरामद करना होगा, जिसके असरात महंगाई की सूरत में आवाम पर पड़ेंगे। हुकूमती ज़राए दावा तो कर रहे हैं कि मामला तय पा गए और वज़ीर ख़जाना इसाक डार इस हवाले से कुछ देर में ऐलान भी करेंगे, मगर अभी तक कोई हतमी चीज़ सामने नहीं आई है। वज़ारत ख़जाना में मौजूद नुमाइंदा दी न्यूज़ मेहताब हैदर से बात करेंगे और उस वक्त तक की सूरत हाल उनसे जानेंगे। मुआशी तज्ज़ियाकार मोहम्मद सुहेल हमारे साथ होंगे और पाकिस्तान के मारूफ सनतकार आरिफ हबीब से भी हम इस बारे में बात करेंगे। मेहताब, क्या पता लग सका है अभी तक हुकूमत की तरफ से? जो खबरें आई कि मामला तय पा गए हैं, वज़ीर आज़म से भी बात हुई IMF वफ्द की, लेकिन एक ठोस और वाज़ेह ऐलान अब तक क्यों नहीं किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से? देखिए, मैं इस टाइम वज़ारत ख़जाना के बाहर खड़ा हूँ और जाते हुए कोई तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पहले इसाक डार साहब ने हमें बताया कि मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। जो IMF के साथ मीटिंग है, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस गए, वहाँ पे वर्चुअल मीटिंग हुई जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी शिरकत की और बताया जा रहा है कि उसमें IMF के साथ मामलात तय पाए हैं। लेकिन क्या मामलात तय पाए हैं, इसके बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन जो है वो नहीं है। डार साहब थोड़ी देर में वापस आएंगे। इस टाइम जो है उनका डिनर चल रहा है IMF के डेलीगेशन के साथ, तो उसके बाद वो डिटेल्स शेयर करेंगे। ये है MEFP के बारे में सुना है कि मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी जो डॉक्यूमेंट है वो हुकूमत के साथ उन्होंने शेयर कर दिया है। उसमें एग्जैक्टली क्या कंडीशनैलिटीज है, लेकिन अभी तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। लेकिन ये हुकूमती सतह पर यह तवक्को है कि ये IMF के साथ जो है वो मामलात काफी आगे बढ़े हैं। अब उसकी एग्जैक्ट डिटेल्स डार साहब का हम इंतजार कर रहे हैं और तवक्को है कि उन्होंने 10 बजे का हमसे वादा किया था कि 10 बजे तक वो, उनके स्टाफ ने बताया था कि वो आ जाएंगे। अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं। जैसे ही आएंगे तो वो तफसीलात शेयर करेंगे, तो उसके बाद मैं आपको ज्यादा बेहतर अंदाज में कंफर्मेशन कर सकूंगा। ठीक है मेहताब, हम आपसे बात करेंगे। मोहम्मद सुहेल साहब, आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसाक डार की तरफ से इससे मुतालिक तफसील कुछ देर में सामने लाई जा सकती है। मोहम्मद सुहेल साहब, अगर IMF के साथ मामला तय पा गए और मुआहदा हो जाता है हतमी तौर पर, तो सबसे पहली बात तो है कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल जाएगा। और दीगर चीज़ों पे बात करने से पहले, जो मुल्क में इस वक्त सरमायाकार का एतमाद मुतज़लज़ल है और मार्केट की सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है, उससे क्या तवक्को की जा सकती है? क्या इब्तदा में ही कुछ बेहतरी सामने आ सकती है हमारे माशी तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद। देखिए, ये कोई पहला पाकिस्तान का एग्रीमेंट है नहीं। 24 एग्रीमेंट्स हो चुके हैं और हर एग्रीमेंट्स में या हर प्लान में बेशुमार रिव्यूज होते हैं। तो ये जो IMF कोई 23वां या 24वां जो पाकिस्तान के लिए प्लान है, इसका ये 9th रिव्यू हो रहा है, जो 3 माह लेट है। तो उसको देखते हुए कुछ कॉन्फिडेंस बेहतर होगा। जिस तरह आपने कहा कि हम डिफॉल्ट से बच जाएंगे कुछ महीनों के लिए, और इसका हमने सिग्नल ऑलरेडी हमें मिल गया है। पाकिस्तानी रुपए में भी इस पे काम आया है, कुछ 8-10 रुपए उसने गेन भी किया है। और स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी बेहतरी आई है। 1 माह में स्टॉक मार्केट 5% बढ़ गई है और काफ़ी अर्से के बाद 1 माह में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कोई 10 से 12 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी भी की है। तो कुछ कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा, मगर जिस तरह आपके नुमाइंदे कह रहे थे कि जब तक वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो जाता और फिर उसकी जो कंडीशंस हैं, क्या प्रायर कंडीशंस हैं, क्या कंडीशंस बाद में हैं,
वो देखनी होगी। जो हमें इतना मिल रही है, क्योंकि 9 दिन ये IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान में था, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और जो बातें सुनने में मिल रही हैं कि ये बहुत स्ट्रिक्ट भी है और फ्रंट लोडेड भी है, तो कॉन्फिडेंस तो बाहर जरूर होगा, मगर उसको मेमोरेंडम को एनालाइज करके पता चलेगा कि कितनी हद तक पाकिस्तान वो कंडीशंस को फुलफिल कर सकता है और कितनी हद तक नहीं कर सकता। आरिफ हबीब साहब, पाकिस्तान के सनतकार इस वक्त क्या सोच रहे हैं, और पाकिस्तान का IMF से मुआहदा होने के बाद जो इस बात पर तवक्को की जा रही थी कि दोस्त ममालिक, इंतहाई करीबी ममालिक भी तभी पाकिस्तान की मदद करेंगे, तभी उनकी तरफ से रकम फराहम की जाएगी जब IMF से मुआहदा हो जाता है, क्या वो राह अब हमवार हो जाएगी? और मुस्तकबिल में कितना वक्त लग सकता है? यानी ये अगले चंद माह में किसी हद तक बेहतरी आ सकती है, चूँकि अभी तो सिर्फ महंगाई बढ़ने का अंदेशा है, कीमतें ज़्यादा होने का अंदेशा है, और ये कह चुके हैं हुकूमती नुमाइंदे भी कि सबसे ज़्यादा आवाम के ऊपर इसके असरात पड़ेंगे। लेकिन ये कितना लंबा सफ़र है जो पाकिस्तान को तय करना पड़ेगा यहाँ से आगे बढ़ते हुए, जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि इतने अरसे के बाद पाकिस्तान की मईशत में कुछ बेहतरी आएगी? देखिए, पाकिस्तान की तमाम बिजनेस एसोसिएशन जो है वो ये तकाजा कर रही थी कि गवर्नमेंट जो है जल्द अज जल्द जो है वो IMF के प्रोग्राम की रिजम्पशन के लिए जो है वो इक़दाम करें। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशआइंद बात है कि आज ये इस लेवल पे वो पहुँच गए हैं कि अब उनको स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो साइन करने वाले हैं। आई थिंक उससे सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये लगता है कि सेंटीमेंट में जो बेहतरी आएगी वो ये कि पाकिस्तान की आइसोलेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि माली तौर पर जो है वो ये ऐसा नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान अकेला हो गया, और इवन पाकिस्तानी खुद जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट अपने आप को पोजीशन कर रहे थे। तो आपने देखा कि तमाम डॉलर्स भी ले रहे हैं, गोल्ड भी ले रहे हैं, एक्सपोर्टर्स जो है अपने रेमिटेंसेस नहीं भेज रहे हैं, जो हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं वो बैंकिंग चैनल से जो है वो पैसे नहीं भेज रहे थे। तो अब ये जैसा ही कुछ ऐसी इंडिकेशन आना शुरू हुई पिछले एक दिन 2 दिन में, तो उसमें हमने बेहतरी देखी, और जो रुपए की इम्प्रूवमेंट और स्टॉक एक्सचेंज में जो बेहतरी आई है वो ये इंडिकेट करती है कि अब ये है कि मार्केट ये समझेगी कि पाकिस्तान जो है वो माली तौर पर अकेला नहीं है, और IMF के प्रोग्राम का रिजम्पशन होना का मतलब ये है कि मल्टीलेटरल एजेंसीज भी आपके साथ हैं, फ्रेंडली कंट्रीज भी जो है वो आपके साथ है, और आई थिंक कमर्शियल मार्केट भी जो है वो किसी अप्रोप्रिएट टाइम पे जो है आपके लिए ओपन हो जाएगी। फिर ये है कि आप प्राइवेटाइजेशन जो है से जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में पैसे रेस कर सकते हैं, और ये जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो जो है जो अभी शुरू हुआ है ये और बढ़ेगा, तो एक इस्तेहकाम आएगा, और वो इस्तेहकाम का जो सिग्नल होगा तो फिर आपको नज़र आएगा कि तमाम जिन लोगों ने पैसे बाहर ले गए हैं या जिन्होंने डॉलर्स जो है वो अपने पास घरों में रख लिए हैं, वो ज़रूर आई थिंक जो है वो मार्केट में उसको डालेंगे, तो उसमें वो बेहतरी आएगी। लेकिन इससे ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे मसले जो है वो ख़त्म हो गए। बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत और काम करने की ज़रूरत है, और डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है। इसमें पर्टिकुलरली जो करंट अकाउंट डेफिसिट को जो है वो कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि हमने माजी में देखा कि हमारे जितने भी कर्जे हैं वो पिछले 8-10 साल के हम करंट अकाउंट डेफिसिट का टोटल करें तो वो टोटल हमारे फॉरेन एक्सचेंज के कर्जों के बराबर हो जाते हैं। तो उसको हमें जो है वो कंट्रोल से चलना होगा, जिसको कहते हैं कि जितनी चादर है उतना हम पाँव फैलाएं, और ऐसी पॉलिसीज जो है वो करनी होगी। कुछ और इनोवेटिव एक्शंस लेने होंगे कि जिससे वो इन्वेस्टमेंट कि जिससे फॉरेन जो है वो पाकिस्तान में डॉलर्स आए। मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो GCC कंट्रीज हैं वो रियल एस्टेट को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं कि हम उनको रियल एस्टेट प्रपोजल्स दें जिसमें ये है कि 10-15 बिलियन डॉलर्स तक जो है वो हम रेस करते हैं। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज जो है उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं रियल एस्टेट में। ये तो फॉरेन पैसा जो है वो पाकिस्तान में डॉलर की सूरत में आएगा। हम ये रिफाइनरी लगाना और दूसरी चीज़ें जो कह रहे हैं वो तो कोई पैसे जो है वो फॉरेन एक्सचेंज जल्दी नहीं आएगा, या उससे जो है वो बल्कि हमें कुछ स्पेंड करना पड़ेगा। तो यस, ये कारोबारी जो हल्का है उसमें एक कंफर्ट आएगा, और पाकिस्तान की तरफ जो है
वो पॉजिटिविटी का माहौल जो है वो पैदा हो सकता है। सोहेल साहब, फौरी तौर पर असरात क्या मुरतब होंगे IMF पाकिस्तान के मुआहदा हो जाने के बाद आवाम पर, पाकिस्तान के आवाम पर महंगाई की सूरत में, और किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? और दूसरा ये कि जो हुकूमत के सॉवरन लोन्स हैं, 70 बिलियन डॉलर से भी ऊपर जा चुका है फिगर, उसके ऊपर क्या पाकिस्तान हुकूमत कामयाबी से रोल ओवर हासिल कर सकेगी? और इससे पहले एक तनाज़ा था पेरिस क्लब से बात करने का, क्या वो भी पाकिस्तान को अब करना चाहिए? देखिए, आम आदमी के लिए तो मेरा ख्याल में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, बल्कि उस पर तो बोझ बढ़ेगा। हम सुन रहे हैं कि GST 17 से 18% हो जाएगा। इसके अलावा जो पेट्रोल डीजल पे जो PDL है, डीजल पे 50 हुआ नहीं है, वो भी होगा, और उस पर शायद PDL मज़ीद बढ़ जाए। इसी तरह गैस के रेट जो पाकिस्तान में पिछले 3-4 साल से बढ़े नहीं हैं, और बहुत सी सस्ती गैस है, वो भी बढ़ेगी। बिजली के रेट भी रैशनलाइज होंगे। महंगाई की शरह तो बढ़ेगी, तो जो 25% है अभी, वो हो सकता है 30-35% हो जाए। दूसरी जानिब आपने कहा, आई थिंक यही सबसे बड़ा पाकिस्तान के लिए जो इशू है। हमने इस तरह का एक्सटर्नल अकाउंट क्राइसिस देखा है, करंट अकाउंट बढ़ते हुए देखे हैं। तो जिस तरह आरिफ साहब ने कहा, करंट अकाउंट को तो हमें ख़त्म ही करना पड़ेगा। तो अब वो किस तरह होता है, पॉलिटिकल कंसेंसस करना पड़ेगा। मगर सबसे बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान ने पिछले 6-7 सालों में बहुत ज़्यादा डॉलर में कर्जे लिए हैं, और शॉर्ट टर्म कर्जे लिए हैं। तो अब ये सिचुएशन है कि हर माह $2 बिलियन पाकिस्तान को अदायगियाँ करनी है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो नई हुकूमत आएगी, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि ना सिर्फ वो करंट अकाउंट सरप्लस जनरेट करे, बल्कि ये जो कर्जे हैं शॉर्ट टर्म के, जो हर माह $2 बिलियन पे करने हैं, उसको किसी तरीके से रीस्ट्रक्चर या रीप्रोफाइल कराए, और उसको अपने फ्रेंडली कंट्रीज से उसको डिफर कराए। क्योंकि जब तक ये नहीं कराएंगे तो ये IMF का $1 बिलियन आ जाएगा, सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक से $4-5 बिलियन आ जाएंगे। तो जून जुलाई में ये वापस हम $3 बिलियन के रिजर्व पे होंगे। तो आप $3 बिलियन के रिजर्व पे सरवाइव नहीं कर सकते। कम से कम $15-20 बिलियन का पाकिस्तान को रिजर्व चाहिए, और वो मुमकिन ही नहीं हो सकता जब तक हम करंट अकाउंट सरप्लस जनरेट ना करें, और जब तक हम अपने डेट रिपेमेंट को डिफर ना करें। आरिफ हबीब साहब, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है इस वक्त हुकूमत के लिए कि IMF के मुआहदे में चीज़ शामिल होगी कि इंपोर्ट्स पर, यानी दरामदात पर जो पाबंदी है वो ख़त्म करनी पड़ेगी, और पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस यही हैं कि जो दरामद के ऑर्डर्स हैं उसके लिए अदायगियाँ करने के पैसे नहीं हैं। आपने भी कहा कि ऐसा कुछ करना होगा जिससे बैरूनी सरमाकारी पाकिस्तान में आए, डॉलर्स पाकिस्तान आए। तो इस चैलेंज को हुकूमत कैसे निपट सकती है? इससे किस तरह से, क्या हल है इसका फौरी तौर पर? आई थिंक ये कुछ डिस्कशन जो है वो हुई हाईएस्ट लेवल पे, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की भी और स्टेट बैंक से भी। देखिए, कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऐसी पाइपलाइन में हैं जिससे इसमें बेहतरी आ सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर वो प्राइवेट सेक्टर को जो है वो इनकरेज करें कि वो इंटरनेशनल मार्केट से अपनी नीड्स को जो है वो बोरो कर सकें। फॉर एग्जांपल, वो अपनी सप्लाई ऑफ मटेरियल है, सप्लाई ऑफ मशीनरी है, और कुछ अरसे के लिए पास्ट में ऐसा हुआ भी है, लेकिन जो है वो बिजनेसमैन ये ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करता, इसलिए कि उसको एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क जो है वो नज़र आता है और उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो उसके लिए चूंकि हुकूमत जो है वो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बोरो करके ही दे रही होती है डॉलर्स में, तो उसमें ये प्रपोजल दिया गया कि आप जो है वो बजाय उसके उनको आप ये इनकरेज करें और उनको एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क जो है कवरेज प्रोवाइड करें विद ए फी। तो आपको एक फी मिलेगी, नेट बेसिस पर आप उसके बेनिफिशियरी होंगे, और ये एक ऑफ बैलेंस शीट यानी पाकिस्तान की बैलेंस शीट से उसका बोझ कम हो जाएगा। और इंडस्ट्री जो है, कुछ हमारे ग्रुप्स हैं कि जो ये जो है मसल रखते हैं कि वो ये रेस कर सकते हैं पैसे। इसी तरह जो हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो ये डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है पोजीशन लेते हैं, उनके लिए जो है वो डॉलर लिंक बॉन्ड जो है वो इशू करें, ताकि अगर किसी को रुपए के अगेंस्ट प्ले करना है तो वो डॉलर्स एंड गोल्ड ना खरीदे, बल्कि वो डॉलर लिंक बॉन्ड खरीद ले, तो उसको वही रिटर्न डिवैल्यूएशन से मिल सकेगा और ये अवेलेबिलिटी रहेगी। फिर तीसरा जो है वो इलीगल डिमांड जो है ओपन मार्केट में और ग्रे मार्केट में है।
उसको जो है वो चेक करना चाहिए। और उसमें आजकल ये आप पढ़ रहे हैं अखबारों में कि जो है वो सीमेंट की बोरियों की जगह जो है वो डॉलर की बोरियां जो है वो अफगानिस्तान जा रही हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली रोका जाए। और जो इलीगल परचेज ऑफ डॉलर्स है उसको भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो चेक किया जाए। फिर ये है कि आप जाहिर है बाहर जो लोग जो है वो ट्रैवलिंग वगैरह के लिए भी एक लिमिट करनी चाहिए। तो ऐसे इकदाम हैं कि जिसकी वजह से आप अगर इकदाम लेंगे तो कुछ उसमें बहुत शुक्रिया आप देख सकते हैं। आरिफ हबीब साहब, मोहम्मद सुहेल साहब प्रोग्राम में बात करने के लिए। तमाम नजरें हैं हुकूमत की तरफ से ऐलान के ऊपर। वज़ीर ख़जाना इसाक डार की तरफ से इस बारे में ऐलान किए जाने का कि IMF और पाकिस्तान के मुआहदे की तस्दीक की जाए। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और IMF के मुआहदे की। दूसरी तरफ मुल्क में इंतखाबात के हवाले से सियासी बहस जारी है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि न सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा बल्कि कौमी असम्बली के नए इंतखाबात भी फौरी होने चाहिए, जबकि नून लीग ना तो कौमी असम्बली तोड़ने के हक़ में और ना ही दो सूबों में वक्त पर इंतखाबात के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ सामने ला रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नैब तरमीम के खिलाफ केस की समाअत करते हुए आज रिमार्क्स दिए हैं कि मुल्क में तमाम मसाइल का हल आवाम के फैसले से ही मुमकिन है। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर रूलिंग केस में कहा था कि नवंबर 2022 में आम इंतखाबात करवाने को तैयार होंगे। चीफ जस्टिस का कहना था कि मौजूदा पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया है। मौजूदा पार्लियामेंट से होने वाली कानून साजी भी मतनाज़ हो रही है। अब इमरान खान असम्बली में नहीं है और नैब तरमीम जैसी कानून साजी मतनाज़ हो रही है। इस केस में इमरान खान का हक़ दावा होने या ना होने का मामला नहीं बनता। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह ने नैब तरमीम चैलेंज की हैं। इमरान खान कोई आम शहरी नहीं। हुकूमत छोड़ने के बाद भी इमरान खान को आवाम की बड़ी पुश्तपनाही हासिल रही। PTI ने पहले पार्लियामेंट छोड़ने की हिकमत अमली अपनाई, पता नहीं क्यों फिर पार्लियामेंट में वापस आने का भी फैसला कर लिया। क्यों ना इमरान खान को बुलाकर पूछा जाए कि असम्बली नहीं जाना तो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में आज ये समाअत हुई और दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब असम्बली के इंतखाबात वक्त पर करवाने के हवाले से असद उमर की दरख्वास्त की समाअत हुई। जस्टिस जवाद हसन पर मुश्तमिल सिंगल बेंच के सामने गवर्नर पंजाब ने अपने तहरीरी जवाब में कहा है कि अगर गवर्नर ने वज़ीर आला की नाम नहाद एडवाइस पर असम्बली तहलील नहीं की तो इलेक्शन की तारीख देना गवर्नर की जिम्मेदारी नहीं। गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में कोई रुकावट नहीं डाली। इलेक्शन कमीशन के वकील ने केस की तैयारी के लिए मजीद वक्त की इस्तेदा करते हुए कहा कि मुझे कल ही ये केस दिया गया है, तैयारी के लिए कुछ वक्त दे दिया जाए। वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि अगर तारीख का ऐलान हो जाता है और इलेक्शन कमीशन इस तारीख पर इलेक्शन नहीं करवा पाता तो क्या होगा। अगर 20 अरब रुपए खर्च होने के बाद भी इलेक्शन ना हो सके तो क्या होगा। जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अगर हुकूमत इलेक्शन के लिए बजट ही ना दे तो क्या होगा। दौरान समाअत वफाकी हुकूमत के वकील ने लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा की और कहा कि अदालत अपना जहन दे चुकी है, इसीलिए लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा कर रहे हैं। इस दरख्वास्त की समाअत कल फिर होगी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त ज़ेर समाअत है। आज वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट के सामने कुछ निकात उठाए। गुज़श्ता रोज़ 3 अहम वजारतें इस बारे में इलेक्शन कमीशन को ख़त भी लिख कर दे चुकी हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़जाना ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात के लिए इजाफी ग्रांट का मुतालबा मौखर करने की दरख्वास्त की है। वज़ारत दिफा ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली में इलेक्शन और कौमी असम्बली की 13वीं नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए रेंजर्स और FC की फरहमी से माजरत कर ली है। जबकि वज़ारत दाखिला ने लिख दिया है कि हालिया दहशत गर्दी के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल ठीक नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी से निमटने में मसरूफ़ हैं। ऑपरेशन के बायस सिक्योरिटी इदारों को कहीं और लगाने की गुंजाइश नहीं है। इस पर रद्दअमल देते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि किसी इदारे के पास ये कहने का ऑप्शन नहीं है कि हम इलेक्शन कमीशन को ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। आज अखबारों की हेडलाइन अजीबोगरीब है कि जी GHQ ने कह दिया है हम फौज वो नहीं देंगे, रेंजर्स नहीं देंगे, फाइनेंस कह रही है हम पैसे नहीं देंगे। आइन का आर्टिकल 220 वाजे है, इलेक्शन कमीशन के अहकामात पे अमल दरामद होना है। किसी इदारे के पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो इनकार करे कि हम इलेक्शन कमीशन को ये नहीं देंगे या वो नहीं देंगे। अगर आप इलेक्शन कमीशन के तहत उनको सहूलियात नहीं देते, आप आर्टिकल 220 की खिलाफ वर्जी कर रहे होंगे, आप आइन को एब्रोगेट कर रहे होंगे। सो वजारत दिफा हो या वजारत दाखिला हो या पाकिस्तान के किसी और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हो, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कराने के अमल के ऊपर रखना डाले। जबकि दूसरी तरफ सियासी मैदान में मरियम नवाज इमरान खान को ललकार रही हैं। आज एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा
कि जेलें भरनी है तो फराग होगी और बुशरा बीबी से आगाज करें। ये आज जो जेलें भरने की बात कर रहे थे, 10 साल ये अपनी जेबें भरते रहे। कहते हैं कि कारकुन पहले गिरफ्तार हूँ। भाई कारकुन क्यों गिरफ्तार हूँ? जेबें तुमने भरी है, कारकुनों ने नहीं भरी। पहले तो फराग होगी साहिबा को गिरफ्तार कराएं, जो सब कुछ लूट मार करके आपकी फ्रंट पर्सन थी, वो दौड़ गई दुबई। गिरफ्तारी का आगाज वहां से करें। रिश्वत आपकी बेगम साहिबा ने ली हुई है, पहले गिरफ्तारी वहां होनी चाहिए। जबकि इमरान खान ने भी आज मरियम नवाज पर तनकीद की है। जमान पार्क में सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरियम नवाज को मिसेस मंडेला बनाकर पाकिस्तान में लॉन्च करने की कोशिश की गई। मरियम नवाज को लॉन्च करने की कोशिश बुरी तरह नाकाम हो गई। मुलाकात में सहाफ़ी ने मौजूदा आर्मी चीफ से मुलाकात के बारे में सवाल किया तो इमरान खान ने कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बल्कि दोनों हाथों से बचती है। इमरान खान ने यह भी कहा कि पहले हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ APC बुलाए, हम APC में जाने या ना जाने का फैसला बाद में करेंगे। इसी बारे में हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर दिफा मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ से। ख्वाजा साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुल्क में सियासी हलचल तो जारी है ही, लेकिन IMF और पाकिस्तान के मामला तय पा जाने से मुतालिक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी मुस्तकबिल के हवाले से? आवाम को बहुत ज़्यादा फ़िक्र है मुआशी हालात की, कीमतें बढ़ने का डर है, खौफ है कि महंगाई की नई लहर आएगी। हुकूमत की हिकमत अमली क्या है आगे आने वाले महीनों और दिनों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। देखें, पहला तो थ्रेशोल्ड जो है वो इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है आज ही क्रॉस हो जाएगा कि IMF का जो एग्रीमेंट है वो साइन हो जाएगा। लेकिन देखें, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल बजा है, मैं उससे 100% इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन एक बात बताइए कि IMF के साथ अरेंजमेंट तय पाए गए जब PTI की हुकूमत, उन्होंने तमाम तर शराइत उनकी मंजूर कर ली और हमने ये एग्रीमेंट जो है उनसे इनहेरिट किया उस हुकूमत से। जब हमारी हुकूमत आई तो मुख्तलिफ इनके वज़रा ने आपस में जो है उस एग्रीमेंट को सबटाइज करने की कोशिश की। पहले हुकूमत के आखिरी दिनों में सब्सिडी के हवाले से सबटाइज किया और उसके बाद जो है IMF को अप्रोच करने का जो है कि उनको कहें कि एग्रीमेंट ना साइन करें। सो हमारे लिए चॉइसेस जो थी वो बड़ी लिमिटेड थी, हमारे पास कोई अपनी चॉइस नहीं थी। हम एक ऐसी सिचुएशन में हमने हुकूमत संभाली जहाँ पे एग्रीमेंट को साइन किए बगैर जो है वो कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं थी। अब अगर आप देखा जाए तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि इस एग्रीमेंट के बाद जो है लाजमी तौर पे जो खुसूसन जो टैरिफ है, ज़रूरियात का जो यूटिलिटी का जो टैरिफ है वो इंक्रीज़ होंगे और भी चीज़ें जो है महंगी होंगी। जब यूटिलिटी के रेट बढ़ेंगे तो लाजमी तौर के ऊपर जो है अशाए खुर्दनी के भी जो है रेट बढ़ जाएंगे। लेकिन इस सिलसिले में एक जामे जो है एक पॉलिसी जो है हुकूमत ने भी तैयार की है कि जो हमारे कम इनकम वाले जो लोग हैं, हमारे भाई बहन जो हैं या हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है इस कैटेगरी में फॉल करता है, उनको किस तरह रिलीफ दी जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ जो है एक गुमगू की कैफियत भी ख़त्म होगी। जुनैद, जो पिछले 6-7 माह से चल रही है कि जो आपने बात की है कि चॉइसेस सख्त हैं, इनमें से कौन सी चॉइस अपनाई जाए। Now that finally government has decided to sign the agreement with IMF, तो लाजमी तौर पे एक सिक्योरिटी नेट जो है वो आम आदमी को ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ पे उनको जो है वो इस के जो नेगेटिव असरात हैं इसके मेरा ख्याल है कि लॉन्ग टर्म असरात तो बेहतर ही होंगे, लेकिन फिलफौर जो है कोई ना कोई ज़रूर नेगेटिव असरात। लेकिन खान साहब, लग ऐसे रहा है कि जो दावा था आपका, आपके साथियों का, आपकी जमात का कि सियासत कुर्बान करके रियासत बचा रहे हैं, रियासत बचाने को आप कह सकते हैं मईशत बचानी है मुल्क की, तो सियासत भी कुर्बान हो रही है मुस्लिम लीग नून की। बड़े वाज़े फैसले नहीं हो रहे, एक इलेक्शन हुआ उसमें शिकस्त खा गए, आगे के फैसले वाज़े नहीं है अभी, और मईशत भी उस तरह से बच नहीं पाई। अब आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी नेट बनेगा, लेकिन आपको याद होगा कि आपने और दीगर वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मुल्क में बचत के तरीक़ेकार के लिए हुकूमत क्या मंसूबा ला रही है, कितने बजे मार्केट्स खुलेंगी, कितने बजे बंद होंगी, किस तरीके से काम होगा, किस तरह बिजली बचानी है, किस तरह पैसा बचाना है। कुछ भी नहीं हुआ ख्वाजा आसिफ साहब। ताजरों ने मना कर दिया, दीगर अफराद ने मना कर दिया, वो बात हवा में उड़ गई। कोई फॉलोअप भी नहीं किया आपने, आपके साथियों ने, वज़रा ने, कि किस तरह से बचत करनी थी मुल्क में।
फिर ये सवाल भी हुआ कि आवाम को तो बता दिया ख्वाजा आसिफ साहब उनके साथियों ने कि इतनी बचत करनी है, पर हुकूमत ने खुद नहीं बताया कि हम अपनी वजारतों में, हम अपने अखराजात में इतने करोड़, इतने अरब हर महीने बचाएंगे, इससे मुल्क की मईशत बचेगी। ऐसा भी कुछ नहीं किया आप लोगों ने। देखिए ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा आपकी स्टेटमेंट जो है वो एग्जैजरेटेड इसका कंटेंट है। हमने ऑलरेडी जो है, क्योंकि 2 सूबों में विच इज़ ऑलमोस्ट 65-70% ऑफ पाकिस्तान, उनमें हमारी हुकूमत नहीं थी और उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम पे अमल दरामद करने से इनकार कर दिया। मेरी मुराद जो है वो KP और पंजाब से है। इंटरिम गवर्नमेंट्स जब से आई हैं उसके बाद जो है मैंने खुद रब्ता किया है, मैंने पंजाब से भी रब्ता किया है जो वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट है, उसके बाद KP से भी रब्ता किया है, बलूचिस्तान और सिंध की गवर्नमेंट से दोबारा रब्ता किया है। ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो रहा है। ना सिर्फ ये जो ताजर बरादरी है उसके साथ हम राब्ते में हैं, बल्कि बाकी भी जो उसके जो कॉन्ट्रोवर्स थे उस सारे अरेंजमेंट के उनके ऊपर भी जो है अमल दरामद हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है। बात चीज़ें जो हैं वो इमीडिएटली रिजल्ट देंगी, बात चीज़ें जो बिहेवियर जो हमारा उसका पैटर्न है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, उसकी चेंज जो है ना को 2 साल बाद, को 3 साल बाद या 4 साल बाद आएगी, ताकि परमानेंट एक जो है हैबिट बन जाए कफायश शारी जो है पाकिस्तानी अवाम की जो है, जिसमें बिजली है, जिसमें पानी तो आप कह रहे हैं वो मंसूबा कायम है अभी तक? जी बिल्कुल कायम है, बल्कि परसू हो रहा है। वो पिछली कैबिनेट मीटिंग में उसको रिव्यू किया गया और मेरा अपना ख्याल है कि जो परसों जो है ट्यूसडे को कैबिनेट मीटिंग होने वाली है, उसमें उसके ऊपर फैसला कुन जो है वो स्टेप्स लिए जाएंगे। ठीक है ख्वाजा साहब, जो शक नहीं है। और वो प्लान जो है वो मेरा ख्याल है मौजूदा हालात में जो हमारी सैल्वेशन जो है ना सिर्फ इमीडिएटली हमें रिलीफ प्रोवाइड करेगा बल्कि लॉन्ग टर्म रिलीफ प्रोवाइड करेगा। जुनेद, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि ये जो सॉल्यूशंस हैं ये परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं हैं IMF वगैरह के और दूसरे, ये हमें एक टेम्परेरी रिलीफ ज़रूर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जब तक, मैं दोबारा उस तरफ आऊँगा, जब तक हम अपना लाइफस्टाइल जो है वो नहीं बदलेंगे और हमारे जो बड़ी क्लासेस हैं, जो जिन लोगों पे अल्लाह ताला ने बहुत करम फजल किया हुआ है, हमारे जो अमीर कबीर लोग जो हैं उनमें और आम आदमी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया, बहुत बड़ी खलीज जो है आ गई हुई है। ये वैसे भी जो है मुल्कों के लिए, कौमों के लिए जो है वो नुकसानदेह होती है, बल्कि ख़तरनाक होती है। जब तक हम इस ब्रिज नहीं करेंगे इस गैप को, मेरा नहीं ख्याल कि हमारे मुल्क में कोई भी चीज़ जो है अमन अमान जो है कायम हो सके। जो अमन अमान इस वक्त दरम बरम हुआ है, कई सालों से दरम बरम हुआ है, उसमें भी ये जो इकोनॉमिक डिप्रिविएशन जो है वो बहुत बड़ा कॉज है। तो ये चीज़ें जो है, जी आप फरमाइए साहब, ये जो सियासी चैलेंजेस हैं मुल्क के वो एक तरफ चल रहे हैं, एक के बाद एक बड़ा फैसला होना है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई उसमें चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि उन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि मौजूदा पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया है और फिर जो पार्लियामेंट से कानून साजी हो रही है वो भी मतनाज़ हो रही है। वाकई ऐसा है कि PDM इत्तेहाद ने दानिस्ता तौर पर कोई ये एक प्लानिंग की है कि नामुकम्मल रखा जाएगा मौजूदा पार्लियामेंट को? देखिए जी, हमने तो जुनेद उनको इस्तीफ़ा देने पे हमने तो नहीं कहा था। दे कुड हैव स्टेड इन द असेंबली, बिल्कुल उनके पास चॉइस थी। उन्होंने खुद कहा कि हम इस असेंबली में नहीं बैठना चाहते और इस्तीफ़े दिए। हमने उनसे इस्तीफ़े नहीं लिए, हमने उनको फोर्स नहीं किया कि वो इस्तीफ़े दें। और उसके बाद जो है जब इस्तीफ़ों के ऊपर पहला इलेक्शन आया तो हर सीट पे इमरान खान खुद खड़े हो गए, जिसका मतलब था कि वो नहीं चाहते थे कि दोबारा जो है पार्टिसिपेशन जो है नेशनल असेंबली में आए। वो इस चीज़ को एक सियासी हथकंडे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स जो हैं वो हमें अप्लाई नहीं करते, वो इमरान खान साहब पे अप्लाई करते हैं। हम तो कंप्लीट रखना चाहते भी थे और चाहते थे कि एक सिलसिला चलता रहे और ये गैप जो है या इस चीज़ का कोई कल जो है कोई एतराज़ ना उठाया जाए। लेकिन पिछले 8-10 महीने के अंदर जो है इस चीज़ को अगर परपेचुएट किया है तो वो इमरान खान ने किया है, हमने नहीं किया। अभी देखें, महीना पहले उन्होंने कहा था मैं 35 सीटों पे इलेक्शन लड़ूंगा, फिर उससे कलाबाजी खाई, अब वो कहते हैं कि नहीं हम कैंडिडेट लाएंगे। अब इतनी अनसर्टन किस्म की जिस बंदे की ज़हनी कैफियत हो, उसमें हमारा जो ख्वाहिश है कि असेंबली कंप्लीट हो, तो उसमें वो हमारी ख्वाहिश जो है, जिस तरह अभी आपने बात किया, वो कहते हैं ताली दोनों हाथों से बजती है, तो ताली जो है दोनों हाथों से बजती है। अगर वो नहीं चाहेंगे तो हम अकेले तो नहीं असेंबली का इस गैप को पूरा कर सकते।
तो खान साहब, इंतखाबात करवाने के फैसले से मुताल्लिक मुस्लिम लीग नून में क्या चल रहा है? कुछ आपके पार्टी के लोग कहते हैं वक्त पर होने चाहिए, 90 रोज़ के बाद जो इंतखाबात होने उसको होना चाहिए। फिर कुछ सीनियर रहनुमा, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक भी शामिल हैं, मलिक अहमद ख़ान भी शामिल है, वो कहते हैं कि एक ही वक्त में पूरे मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए। इससे भी बहुत ज़्यादा जिसको अनसर्टनिटी कहते हैं, एक गैर यकीनी सूरत हाल है मुल्क में, वो नहीं बहुत ज़्यादा पैदा हो रही। मालूम ही नहीं है कि इलेक्शन होने हैं, अगर वक्त पर होने हैं तो वो वक्त कौन सा होगा। इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून के अंदर और आपकी काबीना के अंदर क्या चल रहा है? आपकी राय क्या है? वजारतों की तरफ से ख़त भी लिखे जा रहे हैं कि हम ताउन नहीं कर सकते, तो वाज़े तौर पर एक फ़ैसला क्यों नहीं आ जाता कि भाई ये तारीख़ है, इस तारीख़ को तमाम इंतखाबात होंगे पूरे मुल्क में? जुनैद, ये जो मामला है, जो फ्रेमर्स से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने एक दिन इलेक्शन और एक ही वक्त पे इलेक्शन कराने की जो क्लॉज रखी थी सूबाई असम्बलियों के और नेशनल असम्बली के, वो इसलिए रखी थी कि माजी में 40-50 साल जो है हमारा ये एक्सपीरियंस रहा कि मुख्तलिफ औकात पे जब इलेक्शन होते थे तो कोई ना कोई एक जो है वो कन्फ्यूजन इलेक्शन के मतलब क्रिएट हो जाता था कि जी धांधली हुई है, या फेडरल हुकूमत ने किया है या प्रोविंशियल हुकूमत ने किया है। तो जो फ्रेमर्स से कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन्होंने ये क्लॉज जो है फ्रेम की, उन्होंने ये इस बैकग्राउंड पे की। एक तो ये आर्गूमेंट है कि एक ही टाइम पे सारे होने चाहिए। अब जो है नेशनल असम्बली का इलेक्शन जो ड्यू है वो 13 अगस्त को नेशनल असम्बली की मुद्दत जो है वो पूरी हो जाएगी मौजूदा नेशनल असम्बली की। इन्होंने ऑप्शन जो है अपनी एक्सरसाइज की, 2 असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दी। खुद इनकी पार्टी के लोग जो है वो कह रहे हैं कि ये गलत स्टेप उठा गया। अब एक डिलिबरेटली विद इल इंटेंशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है वो अगर क्रिएट करने की कोशिश की जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई उस चीज़ को जो इंटेंट जो है उसको अमली जामा पहनाने के लिए जो है वो उस नेशनल असम्बली के इलेक्शन पहले लेके आए जाए। बाकी हालात जो है, जिस तरह आपने रेफरेंस दिया है, इलेक्शन कमीशन का रेफरेंस दिया है, या आपने रेंजर्स का रेफरेंस दिया है, या फौज का रेफरेंस दिया है, या फाइनेंसिस का रेफरेंस दिया है, वो मामला अगर ना भी देखे जाएं तो इस सारी एनॉमली जो क्रिएट होगी, उस एनॉमली को कौन जो है वो जो है आने वाले वक्तों में नहीं, तो फिर आपकी हुकूमत अदालत जाएगी इसके लिए? चूंकि आप लोग का दावा है कि एक मुश्तरका हिकमत अमली के तहत इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाया आप लोगों ने। अब पीपल्स पार्टी MQM की तो पोजीशन वाज़े है, वो कहते हैं कि इंतखाबात एक तो वक्त पर होने चाहिए और ज़िमनी इलेक्शन भी होंगे तो उसमें भी हिस्सा लेंगे। आप लोग आपस में मिलकर बैठ के बात नहीं करते अगर इत्तेहादी हैं हुकूमत में कि क्या एक मुश्तरका हिकमत अमली होनी चाहिए, और फिर क्या अदालत जाएंगे इस मसले के लिए, इंतखाबात की तारीख का फैसला करने के लिए, और आपको उम्मीद है कि वहाँ से रिलीफ मिलेगा हुकूमत को? देखिए, मैं कोई अदालती जो मूड है या अदालती जो डिसीजन होगा या इंटरप्रिटेशन होगी उसको प्रोटेक्ट करना तो जो है मैं समझता हूँ वैसे भी गैर मुनासिब है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ हुई तो अदालत का रुजू करने की ज़रूरत पेश आई तो हुकूमत ज़रूर जाएगी। जहाँ तक PDM के अंदर जमातों का है, वो कंसेंसस जो है ऑलमोस्ट जो इससे कोई ऐसी बात नहीं है कि कुछ पार्टियां जो हैं वो एक वक्त पे कराना चाहती हैं, बाकी पार्टियां दूसरे वक्त पे कराना चाहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि मैं आपके इस जो आपने बात की है उससे डिसएग्री करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। ख्वाजा आसिफ साहब, चूँकि आप भी सीनियर तरीन रहनुमाओं में से हैं मुस्लिम लीग नून के, आपके कई और दीगर सीनियर रहनुमा खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं मरीम नवाज़ साहिबा की क़यादत के हवाले से। उस पर मेहताब अब्बासी साहब ने भी अपनी राय दी और खाकार अब्बासी साहब का तो मौक़िफ़ आप सब हम जानते ही हैं। बहुत ज़्यादा क्या इख्तलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं मरीम नवाज़ साहिबा की क़यादत पर मुस्लिम लीग नून के अंदर? क्या इसके ऊपर चल रहा है? क्या किसी भी सीनियर लीडर के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं सुन रहे नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ? और इमरान खान भी तनकीद कर रहे हैं मरीम नवाज़ पे। वो तो कहते हैं कि मिसेस मंडेला बनाकर लॉन्च किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरीम नवाज़ को, और मुस्लिम लीग नून की ये कोशिश नाकाम हो जाएगी। जहाँ तक शायद खाकान अब्बासी साहब का ताल्लुक है, वो बिल्कुल पार्टी के इस वक्त डेली जो काम काज है उसमें जो है वो हिस्सा भी ले रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ भी निभा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और उनका इस सिलसिले में बयान भी आ चुका हुआ है, ट्वीट भी आ चुका हुआ है, बड़ी क्लैरिटी है उसमें, कोई ऐसी बात नहीं है। और मरियम नवाज साहिबा का भी उस सिलसिले में बयान आ चुका है। आई थिंक दैट्स ए क्लोज चैप्टर। मेहताब अब्बासी साहब का मुझे जो है वो मैं उसकी बैकग्राउंड जो है उसमें जाना नहीं चाहता, उसकी बैकग्राउंड भी है।
आज जो है वो मरियम नवाज वहाँ पे उन्होंने कन्वेंशन भी की है। उस सिलसिले में जो वहाँ पे लोकल जो पॉलिटिकल डिवीज़न है हमारी पार्टी में, जो हज़ारा डिवीज़न के अंदर, एक्चुअली वो बैकग्राउंड है इस सारे बयान की जो है, या इस सारे उनकी जो इख्तलाफात की जो है वो बैकग्राउंड है। मैं इससे ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। उसकी वजह यह है कि मैंने कोई कमेंट किया तो उससे मैं कोई कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली नहीं करूँगा, फिर नेगेटिवली कर दूँगा। मैं उससे ज़रा थोड़ा सा रिफ्रेन करना चाहता हूँ। लेकिन इसमें बैकग्राउंड इसकी जो है वो मेरा ख्याल है हमारी पार्टी को अपने जो सफ़ों में जो है इस किस्म के इख्तलाफात सिर्फ वहाँ पे नहीं है और जगह भी हैं और होते हैं। एक बड़ा फितरी अमर है, बड़ी कुदरती बात है। उसको साथ साथ जो है उनको निपटाने जाना चाहिए, उसको जो है रख नहीं देना चाहिए। फिर वो जो है किसी वक्त हाथ से निकल जाती हैं चीज़ें जो है और फिर वो निपट नहीं पाती। तो ये इसकी बैकग्राउंड है और कोई बैकग्राउंड नहीं। मेरा ख्याल है कि दिस इज बीइंग ब्लोन टोटली आउट ऑफ प्रोपोर्शन। तो फिर क्या कोई रब्ता करेगा सीनियर क़यादत में से मेहताब अब्बासी साहब और ऐसे और लोगों से मरियम नवाज साहिबा को करना चाहिए क्या? वो तो हमारी जिम्मेदारी है। आप करेंगे, मरियम नवाज साहिबा करेगी तहफ़्फ़ुज़ात दूर? देखिए जी, पिछली दफ़ा कन्वेंशन पे गए मरियम नवाज साहिबा ने वहाँ पे जाना था तो मेहताब अब्बासी साहब मेरे भाई हैं, मैंने उनसे रब्ता किया था, उन्होंने बड़ा पॉजिटिवली जवाब दिया था। अब भी अगर पार्टी के मैं अपने इनिशिएटिव भी उनसे रब्ता करने को तैयार हूँ और वहाँ के जो हज़ारा डिवीज़न के हमारे इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म होना चाहिए। पार्टी के हक़ में भी है और मेहताब अब्बासी का एक बड़ा पुराना रिश्ता और वफादारियों की पूरी लंबी दास्तान है पार्टी के साथ। तो मेरा ख्याल है कि पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को जो है इस चीज़ को प्रोएक्टिवली जो है इसको करना चाहिए। बाकी कोई ऐसी फिक्र वाली बात नहीं है, ज़्यादा तशवीश नहीं मेरा ख्याल होनी चाहिए आप दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ख्वाजा आसिफ साहब प्रोग्राम में बात करने के लिए। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मुल्क में इंतखाबात के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल है। हुकूमत अब तक कोई वाज़ेह फैसला नहीं कर सकी है। गवर्नर्स की मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं, लेकिन हुकूमती इत्तेहादियों में से एक जमात पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बहुत ही वाज़ेह है। MQM के साथ साथ वो भी ये समझते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात का भी बॉयकॉट नहीं करना चाहिए और आम इंतखाबात भी वक्त पर होने चाहिए। 2 असम्बली अगर तहलील हुई हैं तो आइन के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर उनके इंतखाबात हो जाने चाहिए। इससे मुताल्लिक पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं का मौक़िफ़ खुलकर सामने आ चुका है और पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा फैसल करीम कुंडी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उनकी जानिब से भी इससे मुताल्लिक वाज़ेह मौक़िफ़ सामने रखा गया है। उन्हीं से हम इस वक्त बात करेंगे। फैसल कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जब हुकूमत की इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी, तो फिर हुकूमत से बैठकर इस बारे में बात नहीं की गई है कि क्या हिकमत अमली होनी चाहिए इंतखाबात से मुताल्लिक, क्या वक्त पर होने चाहिए या एक साथ वक्त आम इंतखाबात होने चाहिए? क्या पीपल्स पार्टी की क़यादत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इससे मुताल्लिक बात नहीं की है ताकि एक गैर यकीनी ख़त्म की जा सके मुल्क में इंतखाबात से मुताल्लिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले ज़िमनी इलेक्शंस का ऐलान हुआ जिसमें PDM ने ऐलान किया कि वो उस इलेक्शन का ज़िमनी इलेक्शंस का बायकॉट करेंगे, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं है तो हमने इसमें कहा कि हम इसका जो है वो बायकॉट नहीं कर सकते और हम ना करते, क्योंकि मोहतरमा शहीद ने कहा था कि 1985 के इलेक्शन का बायकॉट करना मेरी सबसे बड़ी सियासी गलती थी। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत सी रिजर्वेशन हो, जो कुछ भी हो, हम जो है इलेक्शन में को कभी भी जो है उसमें जो है हमेशा इलेक्शन में जाते हैं, इलेक्शन को कभी भी हम बायकॉट नहीं करते। दूसरी बात यह है कि आइन ये कहता है कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शंस कराने हैं। असम्बली टूटियाँ 2 उसमें जो है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है, इलेक्शन कमीशन ने वो इलेक्शन कराना है। अब जो भी हम कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि आइन जो कुछ भी कहता है उसके मुताबिक उसको फॉलो करना चाहिए। अब हम क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन में गए हुए हैं, हमारे कैंडिडेट्स ने कमीशन पेपर जमा कराए हुए हैं, उनको टिकट्स इशू होनी है और हम भरपूर इंशाल्लाह उनकी कैंपेन चलाएँगे। जो दूसरी तरफ है, बिल्कुल हम हुकूमत से भी बात करेंगे कि जो चीज़ आइन और कानून के मुताबिक है उसके ऊपर हमें चलना चाहिए।
और 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। फैसल करीम साहब, लेकिन जो तौजियात पेश कर रही है हुकूमत, PDM की हुकूमत और मुस्लिम लीग नून के अब मुल्क के हालात, ख़ासतौर पर माशी बहरान, फिर दहशतगर्दी का ख़तरा है। माजी की मिसालें भी दी मुस्लिम लीग नून के लोगों ने। ये कहा कि 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद भी कुछ वक्त ताख़ीर के शिकार हुए थे इंतखाबात। इस वजह से अभी नहीं होने चाहिए इंतखाबात, और फिर जो वक्त है, अगर एक तजवीज़ आ रही है, बात की जाती, वो भी हतमी नहीं है कि इस बरस अक्टूबर के करीब इंतखाबात होने चाहिए। क्या उनमें से किसी भी उज़र से इत्तफाक नहीं करती है पीपल्स पार्टी? एक तो ज़िमनी इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, अगर अनाउंस हो गए तो उसमें जाना, बॉयकॉट नहीं करना, लेकिन आम इंतखाबात का ऐलान करना, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए इंतखाबात हैं, पंजाब असम्बली के लिए हैं, या फिर कौमी असम्बली के इंतखाबात, उससे मुताल्लिक जो मौक़िफ़ है मुस्लिम लीग नून का और दीगर इत्तेहादी जमातों का जो हुकूमत में है और PDM में, उससे इत्तफाक नहीं करती पीपल्स पार्टी? देखिए, मैं इससे तो इत्तफाक बिल्कुल नहीं करूँगा कि मोहतरमा की शहादत की सिचुएशन पाकिस्तान में है। मोहतरमा की जो शहादत हुई थी उस वक्त एक बहुत बड़ी मतलब है कि एक वैक्यूम पाकिस्तान में हुआ, एक बहुत बड़ा सानिया था जिसको प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने उसको बड़ी जो है बड़ी खुशसलूबी के साथ उसको जो है मैं समझता हूँ कि संभाला, क्योंकि उस वक्त जो है उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा मारा जिस वक्त पाकिस्तान में एक खूनी सिविल वॉर हो सकती थी, लेकिन हमने उसको संभाला। लिहाजा वो सिचुएशन तो देखा आपने। उसके बाद भी इलेक्शंस हुए, हमें इंतज़ामिया कहती थी, हमें बार बार कहती थी, और ख़ासकर मुख्तलिफ़ सियासी जमातें जिनको टारगेट किया हुआ था हरवाने के लिए, और वो कहती है आप घर से बाहर ना निकलें, खुदकुश हो जाएगा, बम ब्लास्ट हो जाएगा, फ़लाँ हो जाएगा, डिंग हो जाएगा, चीज़ें थी। लिहाजा उसके बावजूद भी इलेक्शंस हुए। लिहाजा अब जो भी मैं समझता हूँ कि हम बैठेंगे अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ और उनके साथ जिस पे जो है वो डायलॉग्स करेंगे कि इलेक्शंस जो हैं वो इन टाइम होने चाहिए, और पाकिस्तान की आवाम को जो है ये मैंडेट देना चाहिए कि किस जमात को मैंडेट देती है उसको हुकूमत करनी चाहिए। लेकिन इधर मैं सवाल PTI के दोस्तों से भी करूँगा कि आपकी जब हुकूमत पंजाब में थी तो आपने बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं कराए? आपने एक सिस्टम था, एक जमहूरी सिस्टम था बल्दियाती निज़ाम का, आपने उन तमाम नाज़मीन को जो है आप ख़त्म कर दिया। एक आपने एक मैं कहूँगा कि गैरानी टाइप काम किया। उसके बाद आपने इलेक्शन कराने थे, तो उस वक्त बताया कि आपके पास पैसे नहीं थे या क्या नहीं था कि हमारे पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन PTI नहीं करा सकी? क्यों नहीं करा सकी? उसके क्या उनके पास मंतक है, क्या जवाब है इसके लिए? क्या वो बताएंगे कि हमने क्यों नहीं करा इलेक्शन? लेकिन फैसल करीम कुंडी साहब, अब अगर हुकूमत PDM जमातें फ़ैसला करती हैं कि एक वक्त एक ही साथ इकट्ठे इंतखाबात होंगे मुल्क में, सूबाई असम्बलियों के, कौमी असम्बली का अलग अलग नहीं होंगे, एक साथ करने का फ़ैसला करती है, तो फिर पीपल्स पार्टी साथ देगी उस फैसले का? देखिए, अभी तो ये फ़ैसला नहीं हुआ। जब फ़ैसला होगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बैठेगी और फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो फ़ैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोर कमेटी करेगी, फिर हम उसके ऊपर उस वक्त हम आपके के साथ इस पोजीशन में होंगे कि आपकी उससे बात कर सकें। लेकिन अभी चीज़ अभी हम इफ़ एंड बट्स पे बात कर रहे हैं कि अगर ये हो गया तो डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बैठेगी, फिर उसके ऊपर अपना जो है लाएमल देगी। इस वक्त कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है पीपल्स पार्टी को, वो समझती है कि दोनों सूबाई असम्बली के इंतखाबात भी करवा देने चाहिए अपने वक्त पर, और कौमी असम्बली के इंतखाबात भी अपने वक्त पर होने चाहिए, और तमाम नशिस्तें जो खाली हुई हैं उस पर ज़िमनी इंतखाबात भी फौरी होने चाहिए। मुल्क की जो भी हालात हैं उसके बावजूद ऐसा होना चाहिए। देखिए, हमने तो यही कहते हैं। दूसरी बात है कि हमारे अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारा कोई रिजर्वेशन इस हुकूमत के साथ है तो हम उनके साथ बैठ कर हल करते हैं। हम मीडिया के ज़रिए उनके साथ बात नहीं करते, हम उनके साथ बैठते हैं, उनको बताते हैं कि हमारे ये रिजर्वेशन है, इस चीज़ को आप क्लियर करें। हमें हमारी जो चीज़ होती है हम क्लियर कर लेते हैं। कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पर हम आपस में बैठ नहीं सकते। ये वो लोग बातें करते हैं मीडिया के ज़रिए जिनकी आपस में कम्युनिकेशन गैप हो। हमारा कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। हम आपस में बैठ कर मसले का हल निकालेंगे, और अव्वल और आखिर इलेक्शन इस मुल्क का हल है। तो बिल्कुल हम जैसे हम कह रहे हैं इलेक्शन हल है तो हम इलेक्शन बिल्कुल। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इकनॉमिकल सिचुएशन इस वक्त मुल्क की और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस वक्त मुल्क की ऐसी है कि अगर आज तमाम सियासी जमातें बैठी होती तो मैं एक अच्छा मैसेज दे रहे होते। लेकिन PTI ने इतनी पोलराइजेशन इस मुल्क में क्रिएट कर दी है, इतनी पोलराइजेशन है कि आज सियासी जमातें आपस में बैठने को तैयार नहीं हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मैं आपके चैनल पे तो खैर नहीं आ सका, लेकिन मुख्तलिफ चैनल में अगर आप आज भी मेरे बयानात देख लें, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, मैं कई महीनों से लगा हुआ हूँ कि हमारे सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत थी। उसने हमारे सूबे की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इतना तबाह बर्बाद कर दिया अपनी नालायकी और नाहली की वजह से कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ख़राब है, और मतलब है कि कोई संजीदा चीज़ को ले भी नहीं रहा था। और अफसोसनाक वाक़या एक पुलिस लाइन का हुआ
और आज भी अभी जब हमारी एपेक्स कमेटी में ब्रीफिंग थी, जो सिचुएशन वहाँ पर ब्रीफिंग दी गई थी, तो ये कोई एक दिन में सिचुएशन ख़राब नहीं हुई। इन नालायक और नाहलों की वजह से हमारा सूबा जो इस वक्त तबाही और बर्बादी की तरफ गया है और बेदमनी की तरफ। फैसल करीम कुन्नी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का यहाँ पर अख्तिताम होता है, इजाज़त दीजिए।